आज हम लोग 2023 में जो इंटरमीडिएट में साइंस में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जो इंग्लिश होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम होता है। और यह जो है ब्रिलियंट गेस पेपर में जो दिया हुआ था 2023 का उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आंसर साथ में दिया हुआ है, तो हम लोग चारों ऑप्शन को सही तरीक़ा से एनालिसिस करेंगे कि अगर ये ऑप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसमें हम ग्रामर का जो नियम वहाँ पे लागू होता है सारे नियम को हम बताएंगे ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आप लोग ऑप्शन देखते जाएंगे और देख करके इस वीडियो को स्किप नहीं कर देंगे कि यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है। आंसर देने से सबसे बड़ी आपको फ़ायदा है कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो कैसे हो रहा है इसको आप जाँच कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम करते हैं वो आप लोग बारीकी से समझिएगा। यदि आप 2024 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह जो एनालिसिस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरह से बोर्ड में देना है। यदि आप 25 में देने वाले होंगे फिर ये आप अभी से समझ सकते हैं कि जो 25 में मेरा एग्ज़ाम होगा अभी से हमको किस तरह से तैयारी करना है ताकि हम एक साल में अपने आप को और बेटर बना सके। तो दोनों बच्चे जो 24 में देने वाले हैं या 25 में देने वाले हैं दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो हम एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन से आप मिलाते चलिएगा कि जो एनालिसिस कर रहे हैं जो एनालिसिस हो रहा है वह सही है और या गलत है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है। आप सारी चीज़ों को सामने देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब बढ़िया से बारीकी से समझते जाइएगा। ये नहीं कि आंसर है तो यहाँ पे आंसर है, भगा के खाली आप आंसर को देख लीजिएगा। उससे आप वीडियो को भगा के तो देख लीजिएगा लेकिन सारी एनालिसिस को आप नहीं पकड़ पाइएगा। और जब तक आप एनालिसिस खुद से नहीं कर पाइएगा तब तक आप बोर्ड में तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि थोड़ी है जो इन साल 2023 में पूछा गया है वही 24 में पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो आप ऑप्शन सिर्फ नहीं देखेंगे, आप बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे कि हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो सही सेंटेंस है उसको क्या करना है, चुनना है। तो नंबर 1 कह रहा है इज सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो देखिए इज है और पार्टिसिपेट है, तो इज सी है और सी के साथ इज लगा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको पहला रूप का प्रयोग नहीं हो सकता है। ग्रामर का रूल है, यहाँ होना चाहिए था चौथा। अगर चौथा रहता तो ये सही हो जाता ऑप्शन, लेकिन क्या है पहला रूप है इसलिए गलत है। सी, तो सी के साथ कभी भी डू का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ क्या किया हुआ है डू का प्रयोग किया हुआ है। सी के साथ क्या होना चाहिए था डज, तब सही होता, लेकिन सी के साथ है क्या डू है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सी डिड के साथ सी है और पार्टिसिपेट ये हो सकता है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है, क्योंकि डिड है और उसके बाद क्रिया का पहला रूप है, इसलिए यही आपका ऑप्शन होगा डी। जो सही आंसर है सी है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट। देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जिस तरह से हिंदी में होता है। तो जो प्रोहिबिट शब्द है तो प्रोहिबिट शब्द का हमको क्या चुनना है, उल्टा शब्द एंटोनिम्स चुनना है। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निषेध करना, मतलब निषेध करना, मनाही करना, यह प्रोहिबिट का अर्थ होता है किसी चीज को निषेध करना। तो ऑप्शन को देखते हैं, अलाउ अनुमति देना, प्रिवेंट रक्षा करना, आउटला अच्छी पहले में मिल गया। प्रोहिबिट मतलब मना करना, मनाही करना, और अलाउ मतलब अनुमति देना। तो दूसरा का हो गया ए, ऑप्शन भी आपका ये है। तीसरा माई नीस ड्रॉप्ड, खाली जगह है, बॉटल ऑन द ग्राउंड। माई नीस, नीस का अर्थ होता है भतीजी या भगनी कह सकते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप का अर्थ होता है गिराना, बॉटल ऑन द ग्राउंड। तो मेरी भतीजी ने बोतल को कहाँ गिरा दी, ग्राउंड सतह पर। तो देखिए माई नीस क्या है, फीमेल के लिए यूज होता है, तो इसके साथ हिज तो कभी होगा नहीं, हर हो सकता है। इट कभी भी नहीं होगा और देयर नहीं होगा क्योंकि देयर होता है दे के लिए, तो बहुत हल्का है, पकड़ सकते हैं। तो माई नीस ड्रॉप्ड हर बोतल ऑन द ग्राउंड, ऑप्शन बी, क्योंकि माई नीस क्या था, फीमेल था, इसलिए इसका पोसेसिव केस क्या हुआ, हर हुआ। चौथा खाली जगह है, योर फादर गॉट अ नाइस कार। योर फादर गॉट अ नाइस कार, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही जो ऑप्शन है चारों में उसको आपको चुनना है। तो योर फादर गॉट, गेट का भित्री है गॉट, ठीक है। तो योर फादर का एगो है, एगो है, तो इसलिए कभी भी हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि जब पिता एगो है और हैव क्या है प्लूरल है, तो इसलिए हैव योर फादर के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा। अगर यू अकेले रहता तो वहाँ हैव का प्रयोग होता, लेकिन योर फादर क्या है एक साथ इस्तेमाल हुआ है, आपके पिताजी, और आपके पिताजी क्या हैं सिंगुलर हैं, एक वचन है, इसलिए यहाँ जब भी प्रयोग होगा तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। हैज का हो सकता है, एम का नहीं होगा, क्योंकि योर फादर के साथ एम थोड़ी लगेगा, आई के साथ एम लगता है। और गॉट, यहाँ पे गॉट लगा हुआ है तो वेयर का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए योर फादर के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। हैज योर फादर गॉट अ नाइस कार, क्या आपके पापा ने नाइस कार को प्राप्त किया। इस तरह से हैज आंसर इसका सही है, ठीक है बी।
ठीक है। चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, यानी कि इस 4 जो है उसमें से 3 एक होगा, एक जैसा होगा 3, और एक क्या होगा, ऑड, अलग होगा। उसी ऑड को आपको क्या करना है, चुनना है। तो ब्लाइंड कह रहा है, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, अंधा। डीफ, डीफ मीन्स होता है बहरा। डम मीन्स होता है गूंगा। इडियट मीन्स होता है मूर्ख। 3 एक जैसा मिल रहे हैं। ब्लाइंड, डीफ और डम ये तीनों शरीर का एक अवस्था है, कंडीशन है, जबकि इडियट क्या है, मूर्ख, ये शरीर का अवस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा इडियट। 6, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज डैश, खाली जगह है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, हिलेरियस का अर्थ होता है हास्यपूर्ण, मजाकिया, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हिलेरियस। तो व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, जब कुछ हास्यप्रद होता है, इट इज, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अस्कारी। अस्कारी मीन्स होता है डरावना। सैड मीन्स होता है दुखद, और फनी मीन्स होता है मजाकिया, और ग्रेव मीन्स होता है दुख। तो जब कुछ हिलेरियस होता है, हास्यप्रद होता है, तो वह क्या है, फनी है, मजाकिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चॉकलेट को किसको दो, क्राइंग बेबी, रोते हुए बच्चे को दो। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इसमें जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, उस एडजेक्टिव को हम लोग को क्या करना है, चुनना है। तो चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, नाउन है। बेबी क्या है, नाउन है। क्राइंग क्या है, एडजेक्टिव है, और गिव वर्ब है। तो एडजेक्टिव क्या है, क्राइंग, गिव वर्ब है, और बाकी 2 नाउन है। तो क्राइंग यहाँ पे ऑप्शन होगा। हाउ कैन ही चीट मी, हाउ कैन ही चीट मी, उसने मुझे कैसे, वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है। हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही कौन सा हो सकता है। तो इसका नेगेटिव बना दिया, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वह मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकता है। चीट मी, हिन, ये कभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इंग्लिश के स्ट्रक्चर को पालन नहीं कर रहा है, इसलिए होगा ही नहीं। कैन नॉट चीट मी, ये भी जो इंग्लिश होता है, यहाँ कैन नॉट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होता है इंग्लिश का। ही विल चीट, देखिए ही के साथ विल है, चीट है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तब नोट है। ऐसे नोट नहीं लगता है। अगर आप इंग्लिश को थोड़ा सा भी पढ़ाई किए होंगे तो बहुत इजी वे में आप पकड़ सकते हैं, ऐसा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ए, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वह मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकता है। ऑप्शन ए होगा। इशिता विल, खाली जगह, हेयर न्यू ड्रेस टुडे, इशिता जो है कि विल, हेयर, यहाँ न्यू ड्रेस टुडे। देखिए पुट आउट, पुट आउट का मतलब उतारना होता है, पुट ऑन पहनना। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ उतारना होता है, और पुट अप बुझाने वगैरह के सेंस में जो होता है, इडियम एंड फ्रेज है। आप हल्का सा तैयारी किए होंगे तो पकड़ सकते हैं, इडियम एंड फ्रेज है। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो इशिता विल भविष्य की बात कर रहा है, तो इशिता विल पुट ऑन हेयर न्यू ड्रेस टुडे, इशिता आज यहाँ अपना नया ड्रेस पहनेगी। पुट ऑन इसमें होगा, पहनना होता है, इडियम एंड फ्रेज है। दिस इज मेड इन यूनाइट, खाली जगह, यूनाइटेड किंगडम। तो दिस इज मेड, यह बनाया गया है इन कहाँ, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है, कंट्री आप इसको नहीं कह सकते हैं, दरअसल यहाँ पे आर्टिकल हमको चुनना है। तो कंट्री का जो नेम होता है, जैसे इंडिया, इंडिया का है कंट्री का नेम है, तो कंट्री के नेम के पहले आर्टिकल नहीं लग सकता है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि द इंडिया, द पाकिस्तान, तो कहिएगा कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम कंट्री नहीं है, कुछ देश का मिलाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। कहीं जगह है जो आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे मनी में आर्टिकल नहीं लगता है, जो पैसा वगैरह होता है वहाँ पे मटेरियल नाउन। उसके बाद फिर आपका जो गेमिंग वगैरह होता है वहाँ भी आर्टिकल नहीं लगता है। लैंग्वेज होता है वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसे आपको ध्यान देना होगा, ग्रामर का रूल्स है। तो क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम के लिए द लगेगा। इसी तरह से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहाँ भी द लगेगा, क्योंकि ये कंट्री नहीं है, कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और कंट्री के पहले नहीं लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के पहले लगता है, द आर्टिकल लगेगा। अब देखते हैं, सी स्माइल्ड माई मिस्टेक, सी स्माइल्ड माई मिस्टेक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीपोजिशन इसमें से चुनना है। तो एट, ऑन, अपॉन, ओवर, तो उसने मेरी हंसी पर क्या किया, हंसा। तो ऑन होता है कोई जब सटा चीज होता है ना, तो ऑन होता है, उसके ऊपर होता है तो अपॉन होता है, और उससे भी ऊपर होता है तो ओवर होता है। तो ये सब पर के लिए है, लेकिन कोई वस्तु के नीचे अगर ऊपर है तो, लेकिन उसने मेरी गलती पर क्या हुआ, मिस्टेक पर हंसा, इसलिए एट लगेगा। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक, उसने मेरी गलती पर हंसा, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा।
देखिए डिवाइंड खाली जगह है, हेवली यस्टरडे, जैसे ही यस्टरडे लग गया ये क्या है, पास्ट टेंस है। यस्टरडे जब भी लगता है तो पास्ट हो जाता है। तो वाइंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग होगा नहीं, साफ गलती है। हेड के साथ ब्लो, हेड के साथ ब्लो का प्रयोग नहीं होता। आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं जी। आईएससी का जो एग्जाम होता है ग्रामेटिकल का कोई खास नहीं होता है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीक़ा से चीज़ों को पकड़ सकते हैं और अभी से भी आप तैयारी करते हैं तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि कोई खास लेवल का ग्रामर यहाँ पे एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता है। इसी में बहुत नॉर्मल ग्रामर होता है, ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल तरह का यहाँ पे एग्जाम डालता है, बहुत ईजी होता है। डिवाइंड के साथ डायरेक्ट आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं जी। ब्लो तो थर्ड पर्सन के साथ क्रिया का पहला रूप तो प्रयोग होगा नहीं। हेड के साथ जब भी लगता है, हैज, हैव, हेड, तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि इसके साथ जब भी अगर वर्ब लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इसके साथ ब्लो कभी नहीं हो सकता है। देखिए ब्लॉन डायरेक्ट वर्ब है और वर्ब के साथ डायरेक्ट तीसरा रूप नहीं प्रयोग हो सकता है, दूसरा हो सकता है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन। तो ब्ल्यू रहता तो चल जाता पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन क्या है, वाज ब्लोइंग, वाज के साथ चौथा रूप का प्रयोग होता है। द वाइंड वॉज ब्लोइंग हेवली यस्टरडे, कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऑप्शन डी। अब देखिए आई कांट लिव ऑन खाली जगह डैश $500 अ मंथ। आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ, मैं $500 पर नहीं रह सकता। $500 क्या है, मनी है, और मनी को किस कैटेगरी में रखा जाता है, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बोले थे कि मटेरियल नाउन के पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल। आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ, मैं $500 पर महीने पर गुजारा नहीं कर सकता, नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब देखिए हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। हिज रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर का क्या अर्थ होता है, रूड का मतलब होता है असभ्य, और बिहेवियर क्या यानी व्यवहार, रुखा व्यवहार। रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट, लिक द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना, अपमानित करना। वन डे उसका जो व्यवहार है क्या है, असभ्य है, जिसकी वजह से उसको एक दिन क्या होगा, अपमानित होना पड़ेगा। तो फॉल डाउन गिरना होता है, गेट किल्ड जान से मार देना होता है, टू बी बरीड दफन होना होता है, और गेट ह्यूमिलिएटेड अपमानित होना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, गेट ह्यूमिलिएटेड। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, मतलब लिक द डस्ट का मतलब होता है अपमानित होना, बेइज्जती होना। तो उसका जो व्यवहार है बहुत ज़्यादा असभ्य है, जिसकी वजह से उसको एक दिन क्या होगा, अपमानित होना होगा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार। ऑल डिजीज, ऑल डिजीज यानी जो सभी रोग होते हैं, सभी रोगों के उपचार को क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स का अर्थ होता है नशीली पदार्थ, जिसको हम लोग नींद में लेकर नींद में सोते हैं। एंटीसेप्टिव क्षय रोग होता है। लिरिक गीत होता है। और पनेसिया, पनेसिया का हिंदी होता है रामवान। जो सभी रोगों का इलाज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रामवान। ऐसे भी कहते हैं कि रामवान है, यानी कि सभी रोगों का इलाज है, पनेसिया। 16 वी डैश है, फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। वी ब्लैंकेट है, खाली जगह है, फॉरगेट भूल गए, टू टेक द चिकन आउट चिकन को निकालना, तो फ्रीजर, यानी कि हम लोगों को फ्रीजर से चिकन को निकालना अवश्य नहीं भूलना चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य भूल जाना चाहिए, जबकि अवश्य नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो फ्रीजर में चिकन को रखिएगा तो क्या होगा, जम जाएगा, खराब हो जाएगा। हैव टू नॉट, ऐसे कभी नहीं होता है कि हैव के बाद टू लगा कर नोट लगा दीजिए। हैज टू, हैज के बाद टू, तो आगे क्या है, मस्ट नोट, अवश्य नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, काफ़ी इजी है। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। 17 गॉड हेल्प्स दोज हु, ब्लैंक है, खाली जगह है, डैश है, देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स, भगवान उसी की मदद करता है, दोज हु जो अपनी मदद खुद करता है, हेल्प्स। तो दोज के लिए कभी भी हेल्प्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोज प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर कैसे आप डाल दीजिएगा। जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वह सिंगुलर होता है, जब भी इसके साथ आएगा तो पहला फॉर्म आएगा, क्योंकि पहला जो क्रिया का पहला रूप होता है वही प्लूरल होता है और पांचवा रूप सिंगुलर होता है। हैज हेल्प्ड, तो नहीं होगा, यहाँ पे हैज के साथ हेल्प कर ले। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, तो यहाँ पे हेल्प होगा। इन माई बेडरूम, इन माई बेडरूम देयर इज ए बेड ब्लैंक वार्डरोब। वार्डरोब का अर्थ होता है अलमारी, तो इन माई बेडरूम मेरे बेडरूम में, शयन कक्ष में, देयर इज ए बेड, बेड है और क्या है, वार्डरोब है।
तो बट का अर्थ होता है लेकिन, सो नहीं होगा, एंड और होगा। तो मेरे जो बेडरूम है उस बेडरूम में क्या क्या है, एक बेड है और अलमारी है। कुछ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही वर्ड है उसको क्या करना है, चुनना है। तो ACRIPTER, टी के बाद जब युआरी लगता है किसी भी इंग्लिश शब्द में, टी के बाद युआरी रहता है तो टी टा नहीं, टी क्या हो जाता है, च। तो ये कभी भी स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है। स्क्रिप्चर, देखिए ACRIP और यहाँ SKRIP, तो एस के बाद सी लगता है तो ACRIPTURE, स्क्रिप्चर। जो शिलालेख वगैरह होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्चर। तो स्क्रिप्चर 20 का सही आंसर है। जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन रीड्स इंग्लिश, डैश से खाली जगह है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ एंड ऑन, आए दिन अक्सर, अप एंड एवर नहीं होगा कभी, गिव एंड टेक लेना और देना, नियर एंड नियर नज़दीक और नज़दीक। तो जॉन जो अंग्रेजी है आए दिन पढ़ते रहता है तो ऑफ एंड ऑन, जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, ऑप्शन ए होगा। 21, दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यह जो हमारे शोरूम है उस शोरूम का सबसे क्या है, बढ़िया कार है। ये गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब भी आर्टिकल लगता है तो द लगता है। तो दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यह हमारे शोरूम का सबसे क्या है, बढ़िया कार है, ऑप्शन सी होगा। वी वोंट बी लेट, डैश है खाली जगह है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन टैग को यहाँ से पकड़ना है। तो मेरा जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो विल बी का क्या होता है, वोंट, तो होगा विल बी। तो वी वोंट बी लेट, विल बी, ऑप्शन बी। द वुमेन इज स्टैंडिंग, जो औरत है, महिला है, स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर, महिला क्या है, दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो देखिए इन होता है मे के लिए, ऑन होता है पर के लिए, थ्रू होता है के द्वारा के लिए। जब कहीं कोई प्लेस वगैरह का आता है तो डोर क्या है, प्लेस है, तो यहाँ पे इस हालात में एट प्रीपोजिशन आता है। द वुमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर, जो महिला है और दरवाजे पर क्या है, खड़ी है, तो ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 24, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, आप उसे क्या करते हैं, अभी भी जांच कर सकते हैं। तो देखिए CHEQE जो चेक होता है, इसका चेक का मतलब होता है जो बैंक वगैरह में चलता है ना, यह वाला चेक है। तो ये चेक तो होगा नहीं, चेक का अर्थ क्या होता है, जांचना। आप उसे अभी भी चेक कर सकते हैं, और चेक का दोनों स्पेलिंग गलत है, C और D जो है ऐसा चेक नहीं होता है, दोनों चेक होता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है जो बैंक में चेक होता है उसका है, और जांचना का CHECK होता है, तो ऑप्शन बी होगा। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, इस हालात में दो अलग सेंटेंस दिया रहता है और दोनों सेंटेंस को मिलाना होता है। तो कह रहा है दे आर प्रीटी, वे क्या है, प्रीटी हैं, बहुत सुंदर हैं, और दे आर इंटेलिजेंट मतलब वही सुंदर है और वही इंटेलिजेंट है। तो क्या कर सकते हैं, दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, वे प्रीटी है और सुंदर है, ऑप्शन ए। बोथ का प्रयोग होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, ऑप्शन ए है, वो जो सुंदर है वही इंटेलिजेंट है। देखिए ऑप्शन 26, डू यू स्टिल ब्लैंक डैश है टू द क्लब, आप अभी भी कहाँ है, क्लब है। तो डू के साथ जब यू का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ पांचवा रूप तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। जब डू लग गया है तो पांचवा रूप तो कभी होगा नहीं। इस हालात में अब ऑप्शन से, अगर ग्रामर का रूल्स वगैरह हम नहीं यहाँ पे चल रहे हैं, स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं थोड़ा समय के लिए, तो इस हालात में ऑप्शन इतना इजी दिया रहता है कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो ऑप्शन को आप देख करके आसानी से आप पकड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो यू के साथ कभी भी पांचवा रूप का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि डू लग गया है। आर बिलोंग, जब डू लगा है तो आर क्यों लगेगा, एक हेल्पिंग वर्ब, तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और दोबारा एक आर भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा यहाँ पे। बिलोंग, डू लगा है तो क्रिया का पहला रूप लग सकता है, और बिलोंगिंग क्या है, चौथा रूप है, तो इस हालत में चौथा रूप ही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब टेंस न भी पढ़े तो आप इस हालत में पढ़ समझ सकते हैं आसानी से। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, हम लोग को खेलने के लिए क्या करना होगा, समय पर पहुंचना होगा। देखिए रीच
के साथ बार बार हर जगह क्या है, तीनों में एट लगा हुआ है। और रीच ऑन का मतलब होता है, रीच ऑन टाइम का मतलब होता है समय से पहुंचना, इडियम एंड फ्रेज है। तो रीच ऑन टाइम का मतलब होता है समय से पहुंचना, और बाकी हर जगह रीच के साथ क्या है, एट लगा हुआ है, इसलिए तीनों नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए सही है। 28 देखिए, हु खाली जगह है, ऑन द फोन, फोन पर कौन है, तो हु के साथ डायरेक्ट यहाँ पे वेयर देगा नहीं, एम होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो हु इज ऑन द फोन, फोन पर कौन है, हु इज ऑन द फोन, फोन पर कौन है, इज का प्रयोग होगा। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस प्रकार का जो सेंटेंस है, वाक्य यह है। हाउ स्वीट इट स्मेल्स, हाउ स्वीट इट स्मेल्स। इस साइन देख रहे हैं क्या है, ऊपर में पाई है और नीचे में क्या है, डैश है। तो ये जो मार्क होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी। अभी डायरेक्ट बहुत ईजी है, ये जो साइन दिया हुआ है इस तरह के साइन को आप याद रखिए, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बिंदी फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क आप जानते ही हैं, एक्सक्लेमेटरी है। शी इंटरप्ट मी डैश थ्रू माई स्पीच, उसने मेरे स्पीच के बीच में क्या किया, इंटरप्ट किया, बाधित किया, रोका। तो मीनवाइल के दौरान, सम टाइम कभी कभी, मिड डे बीच में, अदरवाइज अन्यथा। तो उसने मेरे इंटरव्यू के स्पीच के बीच में क्या किया, मिड डे, स्पीच के बीच में मिड डे में क्या किया, इंटरप्ट किया, रोका। तो यहाँ पे होगा मिड डे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के आपको स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो 31 नंबर है इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझना होगा। देखिए बहुत आसान है, क्या कह सकते हैं, यू शुड नॉट स्मोक। शुड के बाद नोट लगा है तो पालन करेगा, लेकिन यू के बाद डायरेक्ट नोट लगा है, ऐसा नहीं होता है। यू के बाद स्मोक वर्ब है, वर्ब के बाद नोट है, ऐसे भी स्ट्रक्चर नहीं कभी बनता है। यू के बाद डायरेक्ट नोट है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट है, जो कि तीनों एक गलत है। शुड के बाद नोट होना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। माई अंकल डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, जो मेरे अंकल हैं वो किसका है, सोर्स, एक साधन है, किसका, मेरे लिए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी जो इंस्पायर्ड होता है, इंस्पिरेशन। तो मेरे जो अंकल जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन का साधन है। तो कल भी थे, आज भी हैं। तो इस हालात में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है, हैज बीन का प्रयोग होता है। देखिए ऑप्शन डी है। द केस वाज पुट, खाली जगह, द जज, जज के सामने क्या किया गया, केस को रखा गया। द केस वाज पुट द जज, जज के सामने केस को रखा गया। तो जज के सामने, तो सामने के लिए क्या प्रीपोजिशन आता है, एट नहीं आता है, फ्रॉम होता है, कहीं से आते हैं से, ऑफ नहीं होता है, बिफोर। केस जो है जज के सामने रखा गया, बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर का जो प्रयोग होता है केस सामने के लिए होता है। केस किसके सामने रखा गया, जज के सामने। माई ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई। सब्जेक्टिव केस में कभी भी नॉमिनेटिव केस जो होता है वहाँ पे अस आता नहीं, नॉमिनेटिव आपका ऑब्जेक्टिव केस है, बी आ सकता है, लेकिन मेरा भाई और हम लोग नहीं, मेरा भाई और मैं न जी। तो आई का प्रयोग होगा इस हालत में, बहुत ईजी है, 1 सेकेंड भी समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क, मैं और मेरा भाई कहाँ गए, पार्क में गए। शुरू में खाली जगह है, दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ये जो ड्रेस है आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है। तो हैज के साथ यू कभी भी नहीं लगता है, यू के साथ हैव लगता है, इसलिए इसी काटिए। कुड के बाद यू यहाँ पे नहीं आएगा, शुड के बाद यू भी नहीं आएगा। तो डिड यू हैव, आप देखिए एक जगह डिड हेल्पिंग वर्ब है और एक जगह वर्ब का काम कर रहा है। तो डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ये स्पेशली जो ड्रेस है किसके लिए तैयार किया गया है, आपके लिए। डिड यू हैव। She said that he might buy a car. She said that he might buy a car. उसने कहा उसे बस कार खरीदना चाहिए। तो चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट में इनडायरेक्ट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट से हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। इस तरह से भी आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आता है। तो ही सेड आई में बाई, देखिए माइट है तो माइट का क्या होता है, मे होता है। इस सब में क्या है, मस्ट है, एम है, ऐसा जबकि होता नहीं है तो मे होता है। मे का मस्ट, जब चेंज ऑफ अदर पास्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि मे किस में जाता है, माइट में जाता है। क्योंकि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े थे कि जितने भी निकट सूचक शब्द होते हैं वह सब के सब दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। वहाँ पे आप बदले होंगे मे का माइट, तो माइट का क्या होगा, मे होगा। ऑप्शन ए। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका बनाना है जी।
ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ऑल द बॉयज इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लाफ्ड एट हिम, उस पर जितने भी लड़के हैं क्या किए, लाफ्ड किए। हिम, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही। किस टेंस का है, लाफ्ड, सब्जेक्ट के बाद V2 है और सब्जेक्ट के बाद क्रिया का दूसरा रूप सिर्फ एक टेंस में आता है, वह टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्रिया का दूसरा रूप आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, शुरू में, और उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो हिम का क्या हो गया, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, द टीचर सेड टू रमेश, टीचर किससे कहें, रमेश से कहें, डू इट एट वंस। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, टीचर किससे कहें, रमेश से कहें, इसे तुरंत करो, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। टीचर किससे कहें, रमेश से कहें, इसे तुरंत कहें। तो देखिए ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, टीचर किसको दे रहे हैं, रमेश को ऑर्डर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं ऑर्डर, इसे तुरंत करो। द टीचर आस्किंग रमेश टू डू इट एट वंस, ये नहीं होगा। द टीचर ऑर्डर, देखिए ऑप्शन बी होगा, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस, टीचर किससे कहें, रमेश से कहें, इसे तुरंत कहो, ऑप्शन बी ऑर्डरिंग रमेश, ये होगा नहीं, रमेश वाज रिक्वेस्टेड, रमेश से रिक्वेस्ट थोड़ी किया जा रहा है, इसका जी ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, 38 का डी नहीं होगा। अगर आप ब्रिलियंट गेस पेपर लिए होंगे और 2023 की तैयारी कर देखिए, बहुत बड़ा चीज़ निकल कर सामने आया, 38 का डी नहीं होगा, 38 का सी हो, बी होगा। द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस, टीचर रमेश से ऑर्डर, टीचर जो है रमेश को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो 38 का बी होगा, जबकि दिया हुआ है डी, गलत दिया हुआ है गेस में, 38 का बी होगा। आप लोग सुधार लीजिएगा जितने भी गेस में हैं, 38 का बी, जबकि दिया हुआ है डी। देखिए हम सुधार दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 38 का बी होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, गलती दिया हुआ है गेस में। द एंटोनिम्स ऑफ होस्टाइल इज, होस्टाइल का मतलब क्या होता है, द एंटोनिम्स ऑफ होस्टाइल इज, होस्टाइल का मतलब होता है बैर, दुश्मनी, ठीक है, होस्टाइल का मतलब होता है बैर, दुश्मनी, होस्टाइल का अर्थ होता है कॉस्टली, कीमती, पार्टली, आंशिक या थोड़ा होता है फ्रेंडली, दोस्तीपूर्ण। तो ये तो लग रहा है जी, डिसोबे, आज्ञा नहीं मानना, तो होस्टाइल का मतलब हो गया दुश्मनी और फ्रेंडली मतलब हो गया दोस्तीपूर्ण। तो दुश्मनी का क्या होता है, दोस्ती, तो होस्टाइल का हो गया फ्रेंडली, 39 का सी होगा ऑप्शन जी। अब देखिए यहाँ 40, वी सेल गेट वेट, वी सेल गेट वेट, हम लोग भींग जाएंगे, इफ इट, खाली जगह है, रेनिंग, अगर ये वर्षा होगा तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्रिया का चौथा रूप दे रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट क्रिया के चौथा रूप का प्रयोग नहीं होता है। विल के साथ देखिए रेनिंग का प्रयोग कर दिया, जबकि विल के साथ अगर वर्ब आता है तो पहला आता है, ये भी गलत है। ईट है तो पांचवा रूप आ सकता है, और ईट के साथ कभी भी पहला रूप का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ईट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए होगा वी सेल गेट वेट इफ इट रेन्स, 40 का सी ऑप्शन होगा। देखिए ही इज वेरी, खाली जगह, इन कैलकुलेशन, वह कैलकुलेशन में क्या है, बहुत ही क्विक, क्विक मतलब बहुत तेज होता है, काम का अर्थ शांत हो गया, टोलरेबल सहनशील, और फ्रैंक का मतलब स्पष्ट होता है। तो मैथ में क्या है, शांत है, फ्रैंक है, टॉलरेबल नहीं, क्विक, वह मैथ में बहुत ही ज़्यादा क्विक है, जल्दी है, क्योंकि उसको मैथ के क्वेश्चन को दिया जाता है क्विक, क्विक सॉल्व कर देता है, तो क्विक का ऑप्शन होगा 41 का ए। 42, दे खाली जगह है, रंग बैक एट, वह 20 तक वापस आ गए हैं। एट देखिए, एट जहाँ भी लग जाता है वहाँ पे अफर्मेटिव में एट का प्रयोग नहीं होता है। एट ऐसा वर्ड है जो जब भी लगता है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन से मिलाइए, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो हैव कभी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं दे रहा है, हैज नेगेटिव नहीं है, हैवंट और हैजंट, यहाँ दो में एक चुनना है, तो दे क्या है, प्लुरल है, तो इसके लिए हैजंट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हैजंट क्या है, सिंगुलर है। आप लोग एक बार विशेष चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, जो क्रिया का पहला रूप होता है फर्स्ट फॉर्म वह प्लुरल होता है, और जो क्रिया का पांचवा रूप होता है वह सिंगुलर होता है। और हैव क्या है, क्रिया का पहला रूप है, और जबकि हैज क्या है, क्रिया का पांचवा रूप है, तो यहाँ पे हैव होगा। दे हैवंट रंग बैक इट। द माउंटेन पीक, माउंटेन पीक जो माउंटेन पहाड़, और पीक मीन्स चोटी, पहाड़ की चोटी, वाज खाली जगह है, डैश है,
अवे देन सी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी आशा करना, तो माउंटेन पीक वाज ब्लैंक है, अवे देन सी एक्सपेक्टेड यानी कि माउंटेन पीक को जितना आशा किया गया था उससे ज़्यादा दूर है। फर्दर आगे है, फादर पिता हो गया, ये तो गलती है, आइदर या अदर दूसरा, तो फार्दर होना चाहिए, तो माउंटेन पीक का जितना आशा किया गया था उससे ज़्यादा दूर है, यहाँ पे फार्दर का प्रयोग होगा। 44 हाउ ब्लैंक है डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, हाउ ब्लैंक डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, आपके कंप्यूटर का कोस्ट कितना है। देखिए हाउ के साथ यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब दाम पूछ रहा है कि आपके कंप्यूटर का दाम कितना है तो दाम मनी में आता है, और मनी को गिन सकते हैं, पैसा को गिन सकते हैं, लेकिन पैसा को मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि पैसा को एक लिक्विड फॉर्म में देखा जाता है, इसलिए जब किसी चीज़ों को गिन सकते हैं तो वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, लेकिन आपके पास कितना पैसा है, तो उस हालात में कभी भी हाउ मेनी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, हाउ नहीं, हाउ सम नहीं, देखिए हाउ मच, देखिए ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी में कह रहा है हाउ मच, तो पैसा वगैरह के लिए जब भी हाउ आता है तो उसके साथ मच का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो मनी को गिन सकते हैं लेकिन वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए मेनी का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग होगा। 45 नंबर देखिए, यू डैश है रीड हिज लेटेस्ट बुक, तो तुम्हें उसका लेटेस्ट बुक यानी जो अभी का किताब है, जो फिलहाल का किताब है, पढ़ना चाहिए, शुड का प्रयोग होता है, तुम्हें उसका आउट हो जाता है, आउट का जो प्रयोग होता है मॉडल्स है जी, आउट एक मॉडल्स है जिसका प्रयोग होता है मोरल ड्यूटी के लिए, और आउट के साथ टू का प्रयोग होता है। वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड एक मॉडल्स है, और शुड चाहिए, तुम्हें उसका लेटेस्ट बुक जो अभी फिलहाल का बुक है उसको पढ़ना चाहिए, और शुड का प्रयोग होता है चाहिए के सेंस में, और ये सेंटेंस है इससे चाहिए का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। 46 समवन इज वेटिंग ब्लैंक है द लाइब्रेरी, कोई जो है लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा है, आउटसाइड का प्रयोग होता है बाहर के लिए, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, और आउट के साथ OFF होना चाहिए, OFF, ठीक है। तो समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, कोई है जो लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा है, तो आउटसाइड का प्रयोग होता है बाहर के लिए। देखिए IAC का बार बार हम बोल रहे हैं, जो एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन देख के जी बहुत ईजी से आप पकड़ सकते हैं। चलते हैं आगे, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट डैश नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट के साथ क्या प्रयोग होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, नहीं, इज, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हेलो इट इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कितना सिंपल है। देखिए दरअसल होता क्या है कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड को होते हैं एग्जाम में जैसे ही जाते हैं सब चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं। अगर आप माइंड को कूल रखते हैं और थोड़ा थोड़ा ग्रामर का आपको अगर रूल्स पता है तो आप आसानी से, जो 50 ऑब्जेक्टिव है 100 दिया रहता है, जिसमें 50 को बनाना रहता है, जिसमें 40 आपका रहता है बुक से, जिसमें 2 से आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 40 नंबर, और जो 60 नंबर आएगा वो ग्रामर से आएगा। तो आपको बनाना कितना है 50, तो आप आसानी से बुक वाला जो होता है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश काफ़ी ईजी होता है, तो यानी कि वहाँ से आप कम भी गिरती हालत में बना सकते हैं, तो 35 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और 15 के लिए आप ग्रामर, जिसमें आप देख रहे हैं कितना ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 48 राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, कंबाइंड करना है, दे स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस, राज और ऋतिक क्या हो गए, पार्टनर बन गए और वे अपना जूता का व्यापार शुरू कर दिए। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इस तरह से आता है, दो सेंटेंस को मिलाना, और काफ़ी इजी होता है, हल्का सा दिमाग लगाना है बस। देखिए राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, कोमा नहीं दे रहा है, कोमा के साथ नहीं जुड़ता है, कंजक्शन ऐसे नहीं बनता है। राज एंड ऋतिक वेन जब नहीं, राज एंड ऋतिक क्या बन गए पार्टनर, और क्या शुरू कर दिए अपना जूता का व्यापारी। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर बन गए, एंड और स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस, एंड और वे खुद जूता का बिजनेस शुरू कर दिए। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। 49 आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, दे क्या है नॉमिनेटिव केस है, और यहाँ पे क्या हमको करना है पोसेसिव केस, पॉजिटिव केस जिसको कहते हैं, तो दे का पॉजिटिव केस क्या होता है देयर। देखिए कितना इजी है जी, दे का पॉजिटिव केस देयर, ऑप्शन बी होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हर्डल, एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है विपरीतार्थक शब्द, हर्डल का एंटोनिम्स दिया जी सिनोनिम्स है।
चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। समानार्थक शब्द जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उसका इंग्लिश होता है सिनोनाइम। समानार्थक, सिनोनिम, समानार्थक। तो हर्डल मीन्स क्या होता है? बाधा, रुकावट, मुश्किल जितना होता है हर्डल का मतलब होता है बाधा, मुश्किल, रुकावट, ये सब कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका समानार्थक कैसे में निकल के आता है। ऑप्शन के जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से देख लीजिए और चारों ऑप्शन को मिलाइए किसमें सही मिल रहा है। तो हर्डल मीन्स क्या हो रहा है? बाधा, मुश्किल, रुकावट। इस सब चीज़ों को बनाने के लिए आपके पास मीनिंग का पावर होना चाहिए। जब तक आपके पास वोकैब पावर नहीं रहेगा तब तक आपसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं बनेगा। और मीनिंग ना है तो इसको डायरेक्ट आप छोड़ दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो बनाइएगा, नहीं तो बाद बाकी ऑप्शन है 100 को ना है जी, 100 में आपको 50 चुनना है। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का समानार्थक सब चुनना है। तो हर्डल मीन्स क्या होता है? रुकावट, बाधा, जो परेशानी होता है, फंदा, थ्रो फेंकना कभी नहीं होगा, ऑपोजिशन विरोधी नहीं, ऑब्स्टेकल बाधा, मिल गया इसी में। ऑब्स्टेकल का अर्थ क्या होता है? बाधा या रुकावट, और सस्पिशन संदेह। तो हर्डल का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑब्स्टेकल। ठीक है, सी। अब हम देखते हैं कितना टाइमिंग हुआ वीडियो का। 36 सेकेंड, मतलब 36 मिनट हो गया। और अगर हम 100 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा से पार कर जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा 1 GB मिलता है 2 GB, तो हमारा वीडियो अपलोड यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन को अप कर दिए। 50 क्वेश्चन हम अगला वीडियो में आपको दे देंगे और पूरा आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको एक बार वीडियो को देखिएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो 3 बार देखिएगा और चीज़ों को बारी बारी से समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फ़ोन या मैसेज कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। और एकदम 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको ले आना है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो जो 100 नंबर का इंग्लिश है उसमें आप 95 ला सकते हैं। 50 का 50 देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कटने वाला नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव कैसे बनाना है वह भी आपको हम हेल्प करेंगे। काफ़ी ईजी होता है सब्जेक्टिव भी। ठीक है, सब्जेक्टिव भी काफ़ी ईजी है, ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी ईजी है। इंग्लिश में 90 से 95 नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और मैट्रिक की तरह नहीं है कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटेगा, इंग्लिश का मार्क्स जुटेगा। तो 50 क्वेश्चन इसमें हम करते हैं, बाद बाकी 50 क्वेश्चन आपको अगला वीडियोज में देंगे।